हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखिए, एक बात सुनिए ध्यान से। आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अगर एक से ज़्यादा सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, मतलब कि Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, एक साथ आपको ये सारे चार्जेस दे रखे हों, और तब अगर आपको किसी एक सिंगल पॉइंट पर सबका मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फाइंड करना हो, अब वो चाहे न्यूमेरिकल हो और चाहे वो डेरिवेशन हो, तो वो अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज हमें पढ़ना है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये डेरिवेशन अगर आपने समझ लिया तो इस डेरिवेशन की तरह ही सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। मतलब कहने का कि हर एक न्यूमेरिकल में आपको इसी को अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर फार्मूला समझकर इसको आप ना लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक। अब इसके बाद से जो इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर एन चार्जेस हों, कैपिटल एन यहाँ पर नेचुरल नंबर से मतलब है, नेचुरल नंबर आप बोल दीजिए या फिर नंबर बोल दीजिए, कि अगर आपको Q1 दे रखा हो, Q2 दे रखा हो, Q3 दे रखा हो, कहाँ तक, Qn तक, तो फिर सबको मिलाकर किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ कुछ बेसिक पॉइंट्स, आप देख लीजिए तो आपको ये प्रूविंग अच्छे से आ जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेसिक पॉइंट में। देखिए, मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, मान लिया हमने O, और एक यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया मैंने ऐसे करके, और जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कितनी है R। O से R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमने मान लिया P पॉइंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ P पॉइंट है, और इस O पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रख दिया, वो चार्ज हमारा कितना है प्लस Q1। क्लियर। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, तो इस पूरे फिगर के अकॉर्डिंग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। दो चीजें होंगी। देखिए, नंबर पहला कि अगर ये चार्ज प्लस का है तो हमेशा आपको बताया था मैंने कि कोई अगर चार्ज प्लस का है तो वो अपने पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगाता है, आउटसाइड। ओके, उसी लाइन में आउटसाइड, मतलब कहने का यहाँ पर Q1 है, Q2 कुछ भी है पर कैसा है, प्लस है, तो ये इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएगा। मान लिया मैंने E1। क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पर होता माइनस का Q1 चार्ज तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगता, अंदर लग जाता। फिर यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा नहीं है, तो अभी प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, बाहर। अगर ये चार्ज माइनस का होता तो ये E1 अंदर की तरफ लगता, इनसाइड लगता। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ E1 कहाँ लग रहा है, आउटसाइड, पहला। और दूसरा फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R², ये होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म दिखाइएगा। वेक्टर फॉर्म क्या है, बस वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखानी है, कैसे बता रहा हूँ। अब हमने मान लिया कि ये R डिस्टेंस है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ R1P। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, R1P। अगर मैंने इसको डिस्टेंस को ऐसे दिखाया इस वेक्टर के फॉर्म में, R1P का मतलब कि एक Q1 से लेकर Q1 से P पॉइंट की डिस्टेंस RP1। ओके, और इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या बनेगी, R1P कैप, R1P कैप। क्लियर। मतलब कि एक से यानी Q1 से P की तरफ की डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिख रही है, और उसी तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, R1P वेक्टर। तो बस आपको फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई करना है, देखिए ऐसे, या फिर इसको आप R मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपका बहुत मेन है, मैं आपको मेन बेसिक इसके लिए बता रहा हूँ। जो फार्मूला यहाँ पर होता है E का, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² इंटू, ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया। इसके साथ आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन, कब, जब सुपर पोजिशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ऐसा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर लगा दिया मैंने वेक्टर, तो भाई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो भाई डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना, ओ से पी की तरफ है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा R1P कैप फुल स्टॉप। अगर अच्छा यहाँ पर E1 है, अगर यहाँ पर होता E2 तो यहाँ पर क्या आता R2P, अगर यहाँ पर होता E3 तो यहाँ पर क्या होता R3P। क्लियर है ना। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस बेसिक में समझना क्या है आपको कि बस ये फॉर्मूला है, ये मेन फार्मूला है और आपको यही फार्मूला हर एक न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। बस अलग से ये है, ये सुपर पोजिशन में थोड़ा सा आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर Q1 से P की तरफ लग रहा है, ऐसे देखिए आप, ऐसे लग रहा है O से P की तरफ, तो वहाँ पर दिखाया मैंने R1P कैप। क्लियर है ना। तो बस इसको आराम से आप ना नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए इसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग को n चार्जेस दे रखे हैं और बोला गया कि अगर n चार्जेस को हम एक ही प्लेस पर रख दें तो किसी एक पॉइंट पर ये सारे के सारे n चार्जेस, इसका मतलब Q1 Q2 Q3 कहाँ तक Qn तक, तो ये सारे चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो आपको बताना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग है, एक तो यहाँ पर क्वेश्चन है, और एक और बात सुन लीजिए, इसको भी हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दो है, एक आपका था सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो भी था ना, और यहाँ पर क्या है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही, या तो ऐसे आएगा या तो फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कैसे से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर मान लिया एक एक्स वाई एक्सिस, चलिए ऐसे मैंने मान लिया एक्स और वाई एक्सिस, तो ये मैंने मान लिया कि ये एक्सिस एक्स है और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस। आपने पढ़ा हुआ मैथ में ये एक्स और ये वाई है। अच्छा, ये हमने ओरिजिन को मान लिया, ओरिजिन पॉइंट को मान लिया मैंने जीरो, ओ सॉरी यहाँ पे 0 0 होता है ना, तो मैंने यहाँ पर कितना मान लिया ओ पॉइंट। क्लियर। अब हम यहाँ पर दिखा देंगे एन चार्जेस। चलिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक यहाँ पर है चार्ज Q1, कैसा है मान लिया प्लस का, फिर मैंने एक और मान लिया यहाँ पर एक मैंने चार्ज मान लिया Q2 प्लस Q2। क्लियर, प्लस चार्ज मैंने मान लिया यहाँ पर कितना है Q2 है। क्लियर। और इसके बाद से मैंने एक यहाँ पर पॉइंट मान लिया, ये मैंने एक मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है। चलिए मैं इसको पहले दिखा देता हूँ आपको ऐसे करके। ये देखिए मैंने मान लिया कि O से यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट कितना है P पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट कितना है P पॉइंट। क्लियर। तो एक्स वाई जो आपको दिख रहा है प्लेन 2D प्लेन, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कितना मान लिया P पॉइंट, P को मैंने O से जोड़ दिया, तो O से जो P की डिस्टेंस होगी वो मैंने कितनी मान ली R वेक्टर। अच्छा, फिर उसी कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में दो यहाँ पर पॉइंट चार्ज दिखाया मैंने, एक यहाँ पर देखिए पॉइंट चार्ज और एक यहाँ पर है पॉइंट चार्ज, एक है Q1 और एक है Q2। तो Q1 को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके, और इसको मैंने मान लिया R1 वेक्टर। क्लियर। अच्छा, आपको दिख रहा है यहाँ पर Q2, चलिए इसको मैं और अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये हो गया Q1 का, और मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज यहाँ कहीं मान लिया मैंने ये, ओके, यहाँ पर रखा हुआ मान लिया चार्ज कितना Q2, और यहाँ पर है पॉइंट P बताया आपको मैंने। तो इस पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट चार्ज Q2 है, इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी O से, तो वो मैंने कितनी मान ली यहाँ पर, वो मैंने मान लिया यहाँ पर R2 वेक्टर। क्लियर हो गया। मतलब कहने का यहाँ पर देखिए तीन पॉइंट हैं, एक Q1 एक Q2 और एक P। Q1 की डिस्टेंस O का मतलब ओरिजिन से कितनी है R1 वेक्टर है। पॉइंट चार्ज जो आपको दिख रहा है प्लस Q2, इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है R2 वेक्टर है। और जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन वाला पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो उस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है R वेक्टर है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर मालूम करना है, पहले हम लोग यहाँ पर दो के लिए मालूम करेंगे कि दो पॉइंट चार्ज
मिलकर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद से हम लोग N चार्जेस को भी अप्लाई कर देंगे और बढ़ाकर E3 E4 E5। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या चार्ज प्लस Q1 है और ये प्लस का चार्ज है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पर कितना है R1P वेक्टर। क्लियर है आपको ना? R1P का मतलब Q1 से P पॉइंट की डिस्टेंस, R1P वेक्टर इनके थ्रू मान लिया मैंने। अच्छा, Q2 से लेकर P जो आपको दिखाया था मैंने अभी आपको बेसिक पॉइंट कॉपी में आपने नोट किया है ना, उसको आप ध्यान दीजिए तो आपको दिख जाएगा ये पूरा फिगर ऊपर वाला। वैसे ही यहाँ पर क्या है Q2 है और यहाँ पर क्या है पॉइंट P है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ना इसकी। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये मैंने मान लिया R2P वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर R1P क्या है, Q1 से P पॉइंट की डिस्टेंस। R2P वेक्टर क्या है, Q2 से P पॉइंट की डिस्टेंस। ओके क्लियर? अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर दिख रहा है ना पॉइंट चार्ज कितना है Q1, तो ये पॉइंट चार्ज Q1 P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो कैसा होगा, आउटसाइड के इनसाइड। तो ये इसका आंसर होगा कि जो आपको दिख रहा है पॉइंट चार्ज Q1, ये पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो कैसा होगा, आउटसाइड। क्योंकि प्लस का है तो ये इस पॉइंट पर लगा रहा है ऐसे करके, ये लगा रहा है कितना E1, और E1 कैसे लग रहा है, ड्यू टू Q1। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट चार्ज है, Q2 है, और ये भी पॉइंट P पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, और ये भी कैसा है, प्लस का है, तो ये भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, आउटसाइड। यानी कि ये भी ऐसे लगा रहा है, ये भी ऐसे लगा रहा है आउटसाइड बाहर की तरफ इस पॉइंट P पर। तो इसको मैंने मान लिया E2 वेक्टर, यहाँ लिख दिया मैंने ड्यू टू Q2। ये कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। क्लियर? अच्छा, अब इस कंडीशन में इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको यहाँ पर ड्राइव करना है। तो देखिए अगर ये E1 है और ये E2 है तो इनका रिजल्टेंट कॉमन सी बात है, कहाँ से जाएगा, जब भी अगर कॉमन सी बात है, जब भी अगर दो वेक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ फिगर आपको। अगर ये मान लिया E2 है वेक्टर और ये मैंने मान लिया E1 वेक्टर है, देखिए ध्यान से मैं सिर्फ इतना पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो कॉमन सी बात है अगर दो चीजें हैं किसी एंगल पे एक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, ये पॉइंट कितना है P है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट श्योर है कि उन दोनों के बीच से पास होगा, उन दोनों के बीचों बीच कहीं से भी जाएगा पर उन दोनों के बीच में होगा। एग्जैक्ट बीच से नहीं कह रहा हूँ, वो भी हो सकता है, कब होगा, जब E1 और E2 बराबर होंगे। अगर E1 E2 में से किसी की वैल्यू ज़्यादा और किसी की वैल्यू एक दूसरे से डिफर हो जाए, कम हो जाए, उस कंडीशन में भी E1 और E2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के बीच से ही पास होगा। ओके, अब बीच में कहीं भी पॉसिबिलिटी है तो मैंने यहाँ पर मान लिया ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E वेक्टर। तो E यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये हमारा है सुपरपोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं। 5 मार्क का यहाँ पे आता है क्वेश्चन 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, ये हमारा हो गया कंप्लीट फिगर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, और जो आपको मैंने बेसिक पॉइंट लिखवाया था उसको आप कॉपी में पहले ओपन कर लीजिए, वहां थोड़ा सा देखिएगा, फिर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 is given by तो यहाँ पर पहले निकाल रहे हैं कि जो चार्ज Q1 है वो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है E1 उसकी वैल्यू कितनी है। तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने E1 वेक्टर की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पर कितना R1P है, तो यहाँ पे हमारा आ गया R1P स्क्वायर इनटू, अब इसके बाद से क्या बात है डायरेक्शन, तो भाई इसके लिए डायरेक्शन यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या आएगी, R1P कैप, ये होगी ना इसकी डायरेक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ गया R1P कैप, इसे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्लियर? अब बिल्कुल सेम हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एंड फॉर E2 का मतलब ड्यू टू चार्ज Q2। तो इसके लिए यहाँ पर कितना आएगा E2 वेक्टर की वैल्यू। अब देखिए आपको रहता है यहाँ पर
कि E1 में Q1 आ रहा है तो E2 में कितना आएगा, Q2 आएगा। ये देखिए जो E2 किसका है, Q2 का है ना, देखिए लिखा है E2 ड्यू टू Q2, तो यहाँ पर सेम बनेगा 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R। R का मतलब डिस्टेंस गैपिंग कितनी है, Q2 से पॉइंट P की गैपिंग R2P, तो यहाँ पर उसी का आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया R2P का R2P का स्क्वायर इंटू, और फिर यहाँ पर आएगा डायरेक्शन, तो इसके लिए डायरेक्शन यहाँ पर क्या होने वाली है, R2P कैप। ओके, जो यहाँ पर लिखा होता है R2P कैप का मतलब कि Q2 से P की तरफ ऐसे करके, तो सेम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया R2P कैप, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? देयरफॉर आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर निकला है रिजल्टेंट, जो यहाँ पर आपका फाइंड हुआ है रिजल्टेंट ए की वैल्यू, तो उसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो वही यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो देखिए आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, बहुत ध्यान से समझना है इसे। फिर यहाँ पर आपका आ गया E वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ E1 वेक्टर, यहाँ पर लिखा E2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा पहले रुकिए, यहाँ पर ये पूरा हमारा आ गया कंप्लीट। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितने लिए थे, यहाँ पर चार्ज मैंने 2 लिए थे, Q1 और Q2। अब अगर ऐसा होता कि अगर यहाँ पर 3 होते चार्ज, Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पर क्या होता E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और एक और यहाँ पर क्या होता, बढ़ जाता E3। अगर 4 होता तो प्लस E4 हो जाता। अगर ऐसे करते करते डॉट 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 कहाँ तक, n तक, यानी Qn तक होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता, डैश 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 कहाँ तक, En तक। तो मैंने यहाँ पर मान लिया इसी में लेट द, पहले आपको यहाँ तक कर देना है, इसके बाद से आपको n चार्ज के बारे में बताना है। लेट द नंबर ऑफ चार्जेस आर कैपिटल N, देन, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा, 2 बार में 2 बार आया है, 3 बार अगर होता Q1 Q2 Q3 तो यहाँ पर 3 बार आता और हमने यहाँ पर कितनी बार मान ली, n बार, तो यहाँ पर कितना आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और कहाँ तक, सो ऑन En वेक्टर। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, अब इसी को आपको पहले तो डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद इसको और आपको डिराइव करना है। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे आपको दिखा रहे हैं। Therefore according to, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, Therefore according to principle of superposition of electric field due to a system of point charges, the resultant electric field, बहुत ध्यान से आप इसे कॉपी करना, the resultant electric field is equal to the vector sum of all electric fields produced by each charges। बहुत ध्यान से इसे आप समझिए पहले, फिर आराम से आपको नोट करना, ठीक है। यहाँ पर ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या
ये आपको डिफाइन करना है, इसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर ई क्या है, देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ई क्या है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू द, ई की वैल्यू किसके इक्वल है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के सम के इक्वल है ना, तो वही यहाँ पर लिखा है इक्वल टू द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब सब में प्लस लगा हुआ है और सब में वेक्टर लगा है, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्जेस। तो अलग अलग जितने भी चार्जेस हैं, मैंने यहाँ पर मान लिया था n चार्जेस हैं, तो सारे के सारे जितने अलग अलग चार्जेस हैं वो जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो इसको आप प्रॉपरली अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अभी इसके बाद से इसको आपको डिफाइन करना है, थोड़ा सा डिराइव करना है इसको, तो इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, इसे कॉपी कर लीजिए अच्छे से पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग जो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो 3rd वाले से करेंगे। बस एक क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd वी गेट, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूँ और आपको मैं प्रॉपरली बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए प्रॉपरली आपके पास टाइम है, आप एक प्रॉपरली नोट्स तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर रेगुलर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, विद फिगर, विद डेरिवेशन, विद प्रॉपर नोट। तो इसको प्रॉपरली आपको नोट करना है समझने के लिए, अपने खुद के लिए। इन द फ्यूचर अगर आपको इसकी कुछ ज़रूरत पड़े तो आपको प्रॉपरली अच्छे से आ जाए। तो थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, इसको अच्छे से पहले आप समझिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd वी गेट, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ई वेक्टर कॉपी कर दिया, ऐसे मैंने उतार दिया ई वेक्टर। यहाँ पर लिखा है E1 E2 E3 और कहाँ तक En तक। आप एक काम करिए, आपने कॉपी में नोट किया है ना अभी E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, अभी आपने कॉपी में यहाँ पर नोट किया है, तो उस E1 और E2 की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। क्लियर सब में? तो E1 का आंसर आपने लिखा था, अभी यहाँ पर नोट किया था, E1 में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप। देख लीजिए आप प्रॉपरली कॉपी में, ये वैल्यू आपकी लिखी हुई है E1 में। फिर यहाँ पर आ रहा है प्लस E2, तो लगा दिए मैंने प्लस, और फिर यहाँ पर लिखा है E2, तो E2 की यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन, और E2 में देखिए यहाँ पर E1 में Q1 आया है, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया है। वैसे ही अगर यहाँ पर 2 होगा E2 में, तो हर जगह जहाँ जहाँ 1 आ रहा है इसमें, वहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस, फिर यहाँ पर लिखा है E3, तो E3 में सेम बनेगा फार्मूला, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप प्लस के बाद डैश डैश, चलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, डैश 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 और प्लस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है En, तो अब यहाँ पर लगा देंगे En की वैल्यू, मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ ड्यू टू Q2। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है En, तो अब यहाँ पर En में क्या होगा, देखिए 3 वाले में 3 आया है, तो n वाले में क्या आएगा, हर जगह n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप। क्लियर? तो देखिए अब बहुत ध्यान से आप समझिए स्टेप, ये पूरा स्टेप 3rd वाले से आया है E1 E2 E3 की वैल्यू अप्लाई करने पर, जिसे आपने अभी नोट किया था। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे आ गया हमारा E1 वेक्टर, E वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए 1 2 3 और फिर लास्ट में यहाँ पर n वाला लिखा हुआ है, इन सब में से कॉमन आपको जो दिख रहा है उससे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इन सब में से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इस सब में से यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया है। अब जो बचेगा उसे लिखिए, तो यहाँ पर ये बच जाएगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस,
यहाँ पर बच जाएगा Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस फिर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये Q3 वाला, यहाँ पर तो आ जाएगा Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप एंड प्लस डैश और फिर यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर इसमें से क्या बचेगा n वाले में से Qn अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप। बस थोड़ा सा और इसके बचे स्टेप, ये पूरा हमारा हो गया डन। अब देखिए इसके बाद से अब हम लोग इसको ना इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग यूज करने जा रहे हैं सिग्मा के फॉर्म में। सिग्मा क्या होता है? समेशन होता है, बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा भी होगा इसे। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ई वेक्टर हमारा आंसर आ चुका है। ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट को कैसे बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा सिग्मा, फिर यहाँ लिखा मैंने i इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिखा n। इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, पहले लिख लेने दीजिए। ये पूरा आ गया और इसके बाद से मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी फॉर्मेट, किसी एक फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको ले लिया, सब में i लगा दीजिए, QI अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप। ये हमारा पूरा बन गया सुपरपोजिशन लॉ का मेन फॉर्मूला, हो गया हमारा यहाँ पर डेरिवेशन। अब मेन बात समझने वाली क्या कि ये यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये है क्या, ध्यान दीजिए। सिग्मा यहाँ पर क्या है, ये सिग्मा हम लोग बोलते हैं, सिग्मा यहाँ पर है समेशन, मतलब कि आपको प्लस करते जाना है। और ये क्या है, फिर ये है आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, और कहाँ तक आपको आई को पुट करना है 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक n तक, और हर एक वैल्यू के बाद प्लस लगाना है। सिग्मा 1 + 2 फिर 1 + 3 ऐसे आपको करते आना, ठीक है। तो एक बार देखिए आपको दिखा रहा हूँ। पहले अगर इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में अगर मैं आई की वैल्यू 1 लगा दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा Q1, यहाँ पर कितना आएगा R1P स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा R1P कैप, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? अब उसके बाद से क्या आएगा प्लस, अब आई की वैल्यू 1 लगा चुके हैं ना, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई की वैल्यू 2 लगाइए। तो इस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, इस पूरे में जहां जहां आई है वहां हम लोग अप्लाई करेंगे 2। तो यहाँ कितना आएगा ऊपर Q2, यहाँ पर कितना आएगा R2P स्क्वायर, यहाँ पर कितना आपको आ जाएगा R2P कैप। फिर ऐसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 3 तो हमें ये दिख जाएगा, ये पूरा आइटम ये हो गया। अब अगर यहाँ पर आई लगाएंगे 3, यहाँ पर कितना आएगा Q3 दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर आएगा R3P स्क्वायर दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पर कितना आएगा R3P कैप, ये बच जाएगा। और लास्ट में डैश, अगर हम लास्ट में आई की वैल्यू n अप्लाई करेंगे इसमें जहां जहां आई है वहां n, तो हमें यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो इस पूरे को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। आप यहाँ तक कर देंगे तभी आपको उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। 5 मार्क का ही आपका क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉपरली से कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से आपको बताऊंगा मैं 2 न्यूमेरिकल्स, उसको बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि उन दोनों में श्योर है कि 100% जब भी इस टॉपिक का टेस्ट होगा, आप में जब भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम वगैरह होंगे स्कूल में, तो जरूर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में इस नाम से जानते हैं कि न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड आपका इसमें क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा और दूसरा आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर बताना। इसे प्रॉपरली आप कॉपी कर लीजिए पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे बोला गया है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम, एक प्लस और दूसरा कैसा है माइनस है, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, दोनों को एयर में एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो इतना पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इसको पहले सबसे पहला काम प्रॉपरली यहाँ पर बनाइए फिगर पहले। तो भाई मैंने यहाँ पर बना लिया फिगर इसका एक ऐसे करके, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक, ये मैंने मान लिया यहाँ पर कितना है 16 माइक्रोकूलम है चार्ज, और पॉइंट मान लिया ए पॉइंट। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर बी पॉइंट है और बी पॉइंट पर दूसरा चार्ज रखा है -9 माइक्रोकूलम,
-9 माइक्रो कूलम। और फिर दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और फिर आपसे बोला गया है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन बताओ, कहाँ पर वो पॉइंट होगा उसकी आपको बतानी है प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि पोजीशन आपको बताना है। एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो, रिजल्टेंट फील्ड का मतलब वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऐसा पॉइंट यहाँ पर बताओ इसमें कहीं भी, इसके लाइन में ही, वो पॉइंट कहाँ होगा, या तो इसके इसी के लाइन के बीच में होगा, आप इसको आगे बढ़ा देंगे तभी, या फिर इसके अंदर, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। तो बताओ कि वो पॉइंट कहाँ होगा, ऐसा पॉइंट जिस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा आप कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यहाँ पर आपसे बोलेगा कि रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होगा, जीरो। न्यूट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे टाइप एक ही हैं। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा, कि आपको उन्हीं दोनों के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसमें किसी एक पॉइंट पर आपको एज्यूम करना है, एक पॉइंट मान लेना है। जो पॉइंट हमसे पूछा गया है उसको इन दोनों के बीच में पहले कहीं भी आप एज्यूम कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप जहाँ पर एज्यूम करेंगे वही आंसर आएगा, पर इसे थोड़ा सा आप पहले समझिए। सबसे पहला स्टेप बता रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन है, जरूर आता है टेस्ट में। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने कहीं भी एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट है। चलिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये यहाँ पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर मान लिया ऐसा हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बता रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ये लगा रहा है उतना ये भी लगा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्कर है, अगर इसमें राइट हैंड साइड एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए 10 न्यूटन, और इसी मार्कर पर उसी समय लेफ्ट साइड में उतना ही फोर्स लग रहा है, कितना, 10 न्यूटन। अब बताइए कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। सिंपल सी बात है, कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ भी लग रहा है 10 और इस तरफ भी लग रहा है 10, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी होने वाला है, एक यहाँ पर मान लीजिए E1 और एक मान लिया मैंने कितना, E2, ऐसे करके एक मैंने मान लिया कितना लग रहा है, E1, और एक मैंने मान लिया लग रहा है कितना, E2। और अगर E1 और E2 की वैल्यू इक्वल हो जाए तभी ऐसा होगा कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पर, अगर किसी भी पॉइंट पर दो चार्ज अगर दे रखे हैं, तब किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि उस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉसिबिलिटी होती है अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन को आपको वैसे करना है, सबसे पहले दोनों को ज्वाइन कर देना आप, फिर उसी लाइन में कहीं भी आपको एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है। क्लियर? और फिर उसी पॉइंट पर E1 और E2, E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, और Q1 का मतलब ये हमारा, ये मैंने मान लिया कितना है, Q1 है, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2, इसे मैंने कितना मान लिया, Q2। क्लियर? इतना करने के बाद दूसरा काम, उस पॉइंट P की डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए x या y के फॉर्म में। मैंने यहाँ पर मान लिया x के फॉर्म में, तो A से P की हमने गैपिंग मान ली x है। कॉमन सी बात ध्यान दीजिएगा, अगर A से पॉइंट P की गैपिंग x है तो बताइए कि B से B पॉइंट यानी कि ये, तो B से P पॉइंट की गैपिंग कितनी होगी, तो B से P की डिस्टेंस कितनी होगी। कॉमन सी बात है, कितनी होगी भाई, ये पूरा 8 है, पूरा कितना है, 8 है, और ये कितना है, x है, तो 8 माइनस x, ये हमारा पूरा बन जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट B, ये हमारा बन जाएगा 8 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर है? दोनों ही यहाँ पर सेंटीमीटर में। और एक और अच्छी बात, ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको चार्जेस को कन्वर्ट करने की जरूरत है।
मतलब कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था ना, न्यूमेरिकल से आपको मैंने पढ़ाए थे सुपरपोजिशन वगैरह में, तो कहा था कि अगर आपको चार्ज माइक्रो कूलम में दे रखा है तो भाई 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करके तब आप यहाँ पर सॉल्व करना। आपसे कहा था मैंने कि अगर आपको डिस्टेंस मिलीमीटर में, सेंटीमीटर वगैरह में आपको दे रखा है तो आप सबसे पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद से आप सॉल्व करो। पर ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप के जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बता दिया आपको, ऐसे वाले क्वेश्चन में जहाँ पर पॉइंट फाइंड करने को आ जाए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो क्या सेम फॉर्मेट में दे रखे हैं या नहीं। मतलब कहने का, अगर यहाँ पर माइक्रो कूलम है 16 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 9 माइक्रो कूलम, तो ये हमारे सेम मतलब की कैटेगरी में आ गए। अगर ऐसा होता कि एक कूलम में होता और दूसरा माइक्रो कूलम में होता, अब आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता। बाकी डिस्टेंस को कोई आप मेंशन मत करना, वो आपका सेंटीमीटर में है चाहे मीटर में है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होगा सॉल्व आपको दिखाते हैं। यहाँ तक होगा क्लियर। अब देखिए इसके बाद सॉल्यूशन लेट कर लिया मैंने, लेट। अच्छा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे आपको बोर्ड कॉपी में प्रेजेंट करना है, आपको कैसे टेस्ट में प्रेजेंट करना है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले तो फिगर हो गया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लेट E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस प्लस 16 माइक्रो कूलम एंड -9 माइक्रो कूलम रेस्पेक्टिवली। कंप्लीट। मान लिया मैंने कि जो E1 है वो किसका है, 16 माइक्रो कूलम वाले का कितना है E1 है, और जो माइनस का 9 माइक्रो कूलम है दैट इज Q2, इसका यहाँ पर कितना है E2 है। तो E1 है Q1 का, E2 है Q2 का। इसके बाद से देयरफॉर क्या करना है आपको, E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। हर उस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना आप, जहां जहां आपसे बोल देगा रिजल्टेंट फील्ड जीरो, ये जहां जहां आपसे बोलेगा वहां वहां आपको ऐसे ही करना है, बनाना है फिगर। ये पॉइंट कहीं भी हो, ये पॉइंट हमारे आंसर में, ये पॉइंट बाहर आ जाए अंदर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे एज्यूम करना। 100% ये आपका सॉल्व हो जाएगा और ये सही मेथड है, बहुत सिंपल मेथड भी है। देखिए पर ध्यान से, इतना करने के बाद अब E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अच्छा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है पी, तो E1 के लिए जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से कहाँ लेंगे, ए से पी लेंगे ना ये, और E2 कौन अप्लाई कर रहा है, बी वाला अप्लाई कर रहा है पी पर। तो E2 के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, तो E1 के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, AP होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर E1 का मतलब कि Q1 अप्लाई कर रहा है ना इस पॉइंट P पर, और E2 के लिए, E2 के फॉर्मूले में जो डिस्टेंस आएगा उसकी देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, VP। क्लियर, ओके। तो E2 में R की वैल्यू क्या होगी, होता है ना फॉर्मूले में E का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r², तो E2 वाले में क्या आएगा VP² और E1 में क्या आएगा AP²। देखिए आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ही आराम से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो शायद थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है मे बी, ओके। और वन टाइम जैसे आपको आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है वहाँ पर, मैं आपको ये सब कुछ अलग से जितना भी मुझसे हो रहा है सारे बेसिक पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ भी ना आता हो, आपका बेसिक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो है, तभी आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, अगर आप इसे अच्छे से टाइम देकर समझ रहे हैं तो। क्लियर, ओके। और वन टाइम जैसे आपको ये अच्छे से आ जाएगा फिर आपको कोई भी लेट वहाँ पर नहीं होना है। चलिए देखिए यहाँ पर जल्दी से, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे E1 की वैल्यू। यहाँ पर E1 की वैल्यू में दे रखी है 1/4πε0, फॉर्मूला होता है ना E का, Q/E1 के लिए क्या आएगा AP² इज इक्वल टू, और यहाँ पर E2 लिखा हुआ है तो E2 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वैल्यू, फॉर्मूला होता है E का 1/4πε0 इंटू Q2/VP²। देखिए इन दोनों फॉर्मूले में कहीं भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज कैपिटल के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको बोला कि एयर, और एयर के लिए फॉर एयर के लिए कैपिटल के कितना होता है 1, इसी रीजन से इस फॉर्मूले में कहीं भी के नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर बोला होता वाटर वगैरह
तो आपको 100% वाटर वगैरह जो भी आपको मीडियम दे रखा है उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होता। क्लियर? तो फिर वहां पर हमारा क्या आता। चलिए अब देखिए इसके बाद से ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया। Q1 की वैल्यू 16 माइक्रो कूलम। फॉर्मूले में प्लस माइनस अप्लाई मत करना। एपी की वैल्यू कितनी है, ए से पी की वैल्यू x, तो यहाँ पर कितना आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रो कूलम। वैसे तो माइनस है पर फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं आता। अपॉन में बीपी स्क्वायर, बीपी की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा ना एडजस्ट कर ले रहा हूँ, एक्स को एक तरफ नंबर को एक तरफ। क्लियर? इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड में था ट्रांसपोज कर लिया मैंने ऐसे करके एक तरफ, दोनों के स्क्वायर को मैंने ऐसे लगा लिया और यहाँ पर आगे 9/16 माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल हो चुका है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा और रूट 9 का होता है 3 और इसका होता है 4। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। प्लस माइनस क्यों हमारा पता ना किसी भी नंबर का रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। तो स्क्वायर को भेजा यहाँ पर निकल आया इसका रूट। अब इसके बाद से इतना करने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से क्या दिखाना पड़ेगा, वेन प्लस साइन। जब यहाँ पर हम लेंगे प्लस तब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 32x इज इक्वल टू 7x और यहाँ से हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 32/7 और सेंटीमीटर, जिस फॉर्मेट में यहाँ पर दे रखा था। क्लियर? अब यहाँ पर पहला हमारा आंसर आ गया ये। उसके बाद से यहाँ पर लेंगे वेन माइनस साइन। अब जब यहाँ पर लेंगे माइनस साइन तब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/4। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ गया 32 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3x और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 32। क्लियर? एक हमारा आंसर ये और एक हमारा आंसर ये आ गया। अब इतना करने के बाद बहुत ध्यान से आप सुनना, बहुत ही पॉइंट की बात, इतना तो करने के बाद ना दोनों में से कौन सा आंसर लेना है ये आपको 100% हमेशा कंफ्यूजन में आप रहोगे। किसी भी बुक में प्रॉपरली इसे डिफाइन नहीं किया गया है। कैसे करना आपको सुनिए। अगर ऐसा आपका अगर दो आंसर आ जाते हैं उसके बाद से ध्यान देना आपको फिगर में, अगर एक चार्ज प्लस और दूसरा माइनस है तो हमेशा वो पॉइंट उन दोनों के लाइन से बाहर होगा। मतलब कहने का ये पॉइंट भी हमेशा इस लाइन में बाहर पड़ेगा, या तो इस साइड या तो इस साइड, इन दोनों के बीच में कभी नहीं होने वाला। अब आप एक बात बताओ 32.7 की वैल्यू कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेट 4 पॉइंट कुछ आएगी। 4 पॉइंट का मतलब 4 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर, वो तो यहीं पर x की वैल्यू है ना, ये तो यहीं कहीं होगा ना, अंदर हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट। ये हमारा आंसर क्या है नेग्लेक्ट है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ध्यान से ये जो x की वैल्यू कितनी है 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में अगर आप x को मेजर करोगे ना तो ये पूरा कितना 8 है, और अगर जाओगे ना 32 सेंटीमीटर 32 तो ये क्या होगा इसके आगे चला जाएगा ना। ये पॉइंट भी अगर x की वैल्यू को अगर एक्सपांड करोगे कितना 32 सेंटीमीटर तो ये वैल्यू इस 8 से क्या है बड़ा है ना। तो ये हमारा आंसर क्या करेक्ट है, ये हमारा आंसर राइट होगा, करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा देयरफॉर 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ये x की वैल्यू है ना, और x कहाँ से है, x वाला जो डिस्टेंस वो कहाँ से है a से है ना, तो कर देंगे फ्रॉम पॉइंट a। और किस तरफ है यहाँ पर, चलिए ये पूरा, यानी कि जो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस है कहाँ से a से। अच्छा अगर आपको मान लीजिए बताना होता b से तो कितना होता, कॉमन सेंस कितना होता 24 सेंटीमीटर। ये मत सोचना कि सर यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आप रख देंगे ना तो आंसर आपका आएगा -24। ये माइनस वाला आपको दिखा रहा है डायरेक्शन। तो अगर बात सुनिएगा ये हमारा आंसर आ चुका है, थोड़ा सा आपको मैं जनरल बता रहा हूँ कुछ बात। अगर x यहाँ पर कितना है 32 है तो 32 का मतलब यहाँ तक जाएगा ना, मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, उसमें से इतना 8 है तो भाई इतना कितना बचेगा 24। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं एंड, चाहे तो ये बोलिए और चाहे तो आप ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं एंड 24 सेंटीमीटर और
या तो ऐसे बोल दो, और 24 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, बी से 24 सेंटीमीटर पर है। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर आंसर बता दीजिए। और ये किस तरफ होगा, राइट साइड, है ना, ऐसे करके राइट हैंड में। तो ये आपका पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका एक ही आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और सिंपल मेथड कि सबसे पहले पॉइंट को आप बीच में एज्यूम कर लो। अच्छा, एक और बात, अगर ऐसा होता कि ये प्लस और ये माइनस था इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट कहाँ है, बाहर है। अगर ऐसा हो जाए कि ये प्लस है और दूसरा भी प्लस हो जाए, लाइक चार्जेस, या फिर ये माइनस हो और वो भी माइनस हो जाए, इस कंडीशन में 100% वो पॉइंट उन दोनों के अंदर होगा। ये लॉजिक है, ये बहुत सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। अगर ये लॉजिक आपने सुन लिया, ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से, बहुत आराम से आपको आ जाने हैं। क्या, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो पॉइंट बाहर पड़ेगा, अगर लाइक चार्जेस हैं तो जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो पॉइंट उसके बीच में होगा। यानी कि तब आपको वो डिस्टेंस लेना है जो उन दोनों के डिस्टेंस से कम हो। अभी मैंने यहाँ पर इसको मैंने नेग्लेक्ट कर लिया, इसको मैंने यूज कर लिया, ये हमारा राइट आंसर है और ये हमारा रॉन्ग आंसर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये होता माइनस और ये भी हो जाता माइनस, या फिर ये होता प्लस और ये भी होता प्लस, उस कंडीशन पर क्या होता, उस कंडीशन पर जो छोटा वाला आंसर होता, यानी कि जितने यहाँ पर गिवन है उससे कम वाला जो आंसर होता, वही हमारा आंसर होता। क्लियर है ना। चलिए, अब ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको मैं एक अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अप्लाई करना है आपको। तो फटाफट से आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ओके, अब देखिए, आज का तो हमारा पूरा लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो सबसे अच्छी बात क्या है, सुनिए ध्यान से, कि सबसे पहले आप सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, या फिर एन पॉइंट चार्जेस, या सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसका जो आपको बताया गया डेरिवेशन प्रॉपरली नोट बनाकर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको नहीं आने वाला। ठीक है, लिखने से दो फायदे होंगे आपका, तो एक तो बन जाएगा प्रैक्टिस की स्पीड आपकी बनेगी, और दूसरा आपको लर्निंग, इसमें जो मेमोरी है इसकी लर्निंग वाली, वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था न्यूमेरिकल, उसको आप प्रॉपरली अच्छे से आप सॉल्व कर लेना, और उसको देखकर जितने भी उस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रॉपरली सॉल्व करना। अभी जब हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग अटैक करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, खाली के मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट वाले हैं, जितने हमारे बोर्ड एग्जाम वाले हैं, जितने हमारे सीबीएसई वाले हैं, और साथ में कुछ कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से प्रॉपरली तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको घर से करना है क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 10⁻⁹ माइक्रो कूलम, एंड दूसरा वाला भी इस बार प्लस का है, 20 10⁻⁹ कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 2 मीटर है, और दोनों के दोनों क्या लाइक चार्जेस हैं। अच्छा, जो हमने आपको कराया था क्वेश्चन, उसमें क्या था, अनलाइक चार्ज था, यहाँ पर क्या है, लाइक चार्ज है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आपको बताना है कि उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, इससे हम बनाना आपको फिगर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है, गलत हो सही हो आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में आपको हमें देना है। सिर्फ ये क्वेश्चन आपके लिए अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है आपको, बिल्कुल अच्छे से दोनों को ज्वाइन कर देना है, और उसके बीच में ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर से 2 बातें में से दोनों को ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल एक तरह से ना फॉर्मूला है इसका, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पॉइंट उनके बीच में होगा, तब जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा गिवन डिस्टेंस से छोटी होगी। क्योंकि कॉमन सी बात है, इस क्वेश्चन में भी आपके x के 2 आंसर आने वाले हैं, एक आंसर 2 से ज़्यादा आएगा, जितना आपको दे रखा डिस्टेंस उससे बड़ा आएगा, और एक उससे छोटा आएगा। आपको वहाँ पर कौन सा लेना है, जो 2 से छोटा हो। क्यों, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे 2 आंसर निकाल कर कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में सॉल्व होता है डायरेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसको। 2 लाइक चार्जेस हैं, तो जो पॉइंट निकालना है वो x की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे 2 आएगा, उसमें से अगर लाइक चार्ज है तो x की वैल्यू गिवन डिस्टेंस से छोटी वाली होगी। अगर अनलाइक चार्ज है, एक प्लस और दूसरा माइनस है, जैसा कि पहले था क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराया था,
तो इस कंडीशन में x की वैल्यू वो लेते हैं जो दोनों के बीच की गिवन डिस्टेंस से ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा और प्रॉपरली इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।